तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज्यादा टफ है। तो कोई बात नहीं, हम लोग जिस तरीके से इस क्लास के बेसिक को आज पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, मैं होप करती हूँ और अश्योर भी करती हूँ कि आपको समझ भी आएगा और आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस बना भी सकते हैं। तो ऐसा कौन सा चैप्टर है जो इंटरेस्टिंग भी है और बहुत टफ भी मैं कहूंगी है, तो उसका नाम है सिलॉग्स। आज हम पढ़ेंगे सिलॉगिज्म। आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत बार पढ़ा होगा इससे पहले भी, आई एम श्योर, और आज भी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जिस तरीके से पढ़ेंगे इसको, उसके बाद आपको कभी भी कोई क्वेश्चन कहीं और से या कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक एक चीज को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आज बेसिक क्लियर करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये तो हुई चलो सिलॉग्स की बात। देखिए, सिलॉग्स एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे माइंड को टेस्ट करता है, टफ है चैप्टर। तो हम लोग इसमें ना कोई भी हरी नहीं करेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्या चीज होती है, कैसे होती है, कंफ्यूजन जो आज तक आपको रहे हैं या अगर कोई स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसको कोई कंफ्यूजन आता है तो प्लीज कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि कहाँ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग उसको एक एक चीज को सॉल्व करते स्टार्ट करेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे, स्क्रैच से एकदम पढ़ा रही हूँ। सिलॉग्स है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिलॉग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सिलॉग्स होता क्या है, आता क्या है सिलॉग्स में। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ना हमसे कोई इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊं या कुछ और बताऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। सिंपली देखते हैं कि सिलॉग्स किस किस तरीके से आता है। सिलॉग्स के अंदर क्या होता है, एक होता है आपका स्टेटमेंट। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार, आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको दिखेगा नहीं सही से। एक होता है स्टेटमेंट, इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, दो स्टेटमेंट भी हो सकता है। एक होता है कंक्लूजन, ठीक है, इसमें भी एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। स्टेटमेंट है और मेरे पास में आपका कंक्लूजन है। अब मुझे ये देखना है कि स्टेटमेंट क्या क्या हमको बताता है। पहले बात करेंगे, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। यहां कुछ भी दो आपको, सपोज ऑल ए आर बी दे देगा, ऑल बी आर सी दे देगा। ये सिर्फ एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूं, अभी कुछ भी नहीं, दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं जाना है और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो चलते हैं। स्टार्टिंग है, सब चीज देखेंगे, आराम से देखेंगे। और सिलॉग्स के मैं बोलूंगी पहले 2-3 दिन तो आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है, मेरे तो सब सर से ऊपर जा रहा है बिल्कुल और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो मेरे बस की नहीं है, ऐसा आएगा आपके मन में। 4th डे से जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तब आपको लगने लगेगा कि नहीं मुझे कुछ समझ आया है, मेरा कुछ बेसिक जो है वो क्लियर हुआ है। ठीक, चलो भाई, स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट भी दे सकता है, दो स्टेटमेंट भी दे सकता है। जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगी उसके बाद इन स्टेटमेंट के बेसिस पे मुझे देखना होगा कि ये जो दो मुझे या एक मुझे या चार मुझे कंक्लूजन दिए हुए हैं ये फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ये हो गई एक बेसिक कंक्लूजन, बेसिक एक तरीका जिस तरीके से सिलॉग्स जो है वो आता है। ठीक हुई। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या मांगता है हमसे या क्या हमको स्टेटमेंट में दिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। चलो बात करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। ये ऊपर लिख लेते हैं सिलॉग्स। स्टेटमेंट में हमको एक सबसे पहली चीज जो दी हुई होगी वो दिया हुआ होगा हमको इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट में आप जान सकते हैं कि हमको दिया होगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखा होगा आपने जब भी आपको कोई पजल दी जाती है
और उसके बाद में उसके क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में लो। अगर एसएससी है तो थोड़े जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा पजल का, नहीं तो बैंक में होगा तो हायर लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि स्टेटमेंट में जिस तरीके से पजल में हमको एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाता है एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट पैराग्राफ क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं, देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक, सेम यही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पे हमको उस जब हम करते हैं पजल्स को सॉल्व, तो जो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही तो हम पूरा डायग्राम बनाते हैं, चाहे वो 4 लोग 10 लोग इधर ऐसे बैठे हों या जैसे भी मर्जी बैठे हों, हम लोग उसी बेसिस पे तो बनाते हैं, या फैमिली ट्री हो तो वो हमको इंफॉर्मेशन गिवन होती है तभी तो हम बना पाते हैं। सेम इसी तरीके से जो स्लॉग्स में आपको स्टेटमेंट दिया होता है, इसके अंदर हमको दी हुई होती है इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे हम अपना वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा कंक्लूजन फॉलो होता है कि नहीं। ठीक, पहली चीज, आप हर एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, बिल्कुल भी ये करने की जरूरत नहीं है कि ये हमसे हमारे लिए जरूरी नहीं है तो आगे निकाल दो या छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो दिया हुआ होता है वो होता है स्टेटमेंट कैन बी नीचे लिख देती हूं, लॉजिकल एंड इलॉजिकल इन नेचर। क्या कह रही हूं, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है, अगर आपने सिलॉक्स के क्वेश्चन कभी भी देखे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा उसके अंदर कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है, कई बार वो लॉजिकल भी होती है और कई बार इलॉजिकल। कहने का मतलब है, अगर हमको वो बोल देगा कि ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, तो हमको वो चीज माननी पड़ेगी कि भाई ऑल बर्ड्स आर एनिमल। लेकिन अगर मैं इसमें लॉजिकल देखूं तो नहीं हो सकता, ये तो इलॉजिकल है, सारे के सारे बर्ड्स जो है वो एनिमल कैसे हो सकते हैं? तो लॉजिक और इलॉजिक पर नहीं जाना है। स्टेटमेंट में हमको इलॉजिकल बात भी दे सकता है और लॉजिकल बात भी दे सकता है। कह सकता है कि ऑल बर्ड्स आर कलरफुल या रेनबोज आर कलरफुल, ये भी दे सकता है ना, रेनबोज आर कलरफुल, तो वो है, वो लॉजिक है कि रेनबो जो है वो कलरफुल है। तो हमको लॉजिक्स के साथ भी दे सकता है, इलॉजिक के साथ भी। ये सोच के कंफ्यूज नहीं होना है कि यार इसने बोला है ऑल बर्ड आर एनिमल, तो बर्ड तो कभी एनिमल नहीं हो सकते इसलिए गलत हो गया, स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक, ये तो वही इंफॉर्मेशन देता है और इलॉजिकल होता है। तीसरी चीज क्या होती है, ये क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। स्टेटमेंट में आपको जब भी जो भी दिया होगा आपको मानना है कि ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ये हमको मानना ही मानना होगा। तो ये 3 चीजें हैं जो स्टेटमेंट के बारे में हमको पता होनी चाहिए। सत्य, यूनिवर्सल एक तो हो गया, सॉरी स्टार्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन आपको देगा, उसके बाद में स्टेटमेंट में आपको लॉजिकल भी दे सकता है स्टेटमेंट और इलॉजिकल भी दे सकता है। तीसरी चीज हो गई कि आपको उसको यूनिवर्सल ट्रूथ मानना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर वो बोलेगा कि सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो एनिमल है तो आपको मानना पड़ेगा, या आपको बोल दे कि सारे के सारे जो गुलाब जामुन है वो पीले हैं, गुलाब जामुन पीले तो नहीं हो सकते ना, बट आपको मानना पड़ेगा यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह, यानी एक सच की तरह। जैसे सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, ये एक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेम इसी तरीके से आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स में गिवन होगी आप उसको एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई मेरी बात जो है स्टेटमेंट की। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन में क्या हमको फॉलो करवाएगा, कंक्लूजन में हमको किस तरीके से काम करना है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं या देखना है तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। चलो कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे।
कंक्लूजन में आपको जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसके हिसाब से कुछ कंडीशंस होंगी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। उन कंडीशंस के हिसाब से इस कंक्लूजन को देखना है कि ये फॉलो करता भी है कि नहीं करता है। कंक्लूजन के अंदर कहने का मतलब है इसके अंदर आपका एक हिडन रिलेशन होगा। एंड यू हैव टू फाइंड दैट हिडन रिलेशनशिप। कैसे होगा? सपोज करिए आपको दे देता है ऑल ए आर बी, ठीक है। अब कंक्लूजन में ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया कि सारे के सारे जो ए है वो बी है। मैं सब समझाऊंगी कि वेन डायग्राम को कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे फॉर्म करना है। कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ऑल ए आर बी, ठीक हो गया, पहला हो गया मेरे पास में। अब मेरे से कंक्लूजन में पूछता है कि मुझे ये बताइए कि क्या सम बी आर ए है। इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को देखने से आप मुझे बता पाएंगे क्या कि सारे, क्या कुछ बी जो है वो ए है? देखो भाई, ये तो मेरे को उसने दिया है स्टेटमेंट के बेस पे मैंने ये बना दिया, ठीक। पूछा मेरे से है कंक्लूजन में, इसी के कंक्लूजन से निकालने के लिए ये बताइए कि क्या सम बी जो है आर ए क्या हो सकते हैं? तो यस, बिल्कुल हो सकते हैं। सम बी आर ए, भाई ए का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो बी के अंदर है, तो ये जो बी है जरूरी है कि इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो ए का भी पार्ट होगा। तो यहां पर मुझे क्लियरली स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं दिया हुआ था, सिर्फ एक स्टेटमेंट था कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं। अब मुझे हिडन रिलेशन फाइंड करना था कि ये बताइए कि क्या कुछ बी जो है वो ए हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यही होते हैं हिडन रिलेशनशिप कंक्लूजन के अंदर, जिनको हमको फाइंड करना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये कैसे फाइंड करेंगे? ये हम ऐसे फाइंड करेंगे, हम सीखेंगे किस किस तरीके से डायग्राम बनता है, सम, नॉट, ऑल और नोट, किस तरीके से हमारा वेन डायग्राम हम फॉर्म करेंगे, क्या पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी और कब क्या चीज कैसे फॉलो होगी। कहने का मतलब है जैसे ऑल ए आर बी दे दिया था, तो यहां पर सम बी ए कैसे हो रहा है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने कितना क्या पढ़ा है। भाई देखो, सिलॉक्स हम देख चुके हैं, आप लोग सिलॉक्स में ये चीज पढ़ा चुकी हूँ। स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के अंदर में स्टेटमेंट में आपको गिवन होगी इंफॉर्मेशन, ये हम समझ चुके हैं। इट कैन बी इलॉजिकल एंड लॉजिकल, ये भी हम समझ चुके हैं। और यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हम तीनों को डीपली समझ चुके हैं कि ये कह क्या रहा है। यहाँ सिर्फ आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाना चाहे तो वेल है, नहीं तो आप देख सकते हैं, मैं समझा चुकी हूँ उसको दूसरे बोर्ड पर आपको, ठीक। कंक्लूजन में ये हमको बताता है हिडन रिलेशनशिप, वो ही हमको फाइंड करना है। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखेंगे हम लोग कि हमारे पास में स्टेटमेंट में दिया क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, हमारे पास में किस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। ये आ गया स्टेटमेंट। यहां पर स्टेटमेंट में मुझे दिया हुआ है कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब सम और ऑल। कहने का मतलब आपको जब भी दिया हुआ होगा स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट दे दिया ऑल बॉयज आर गर्ल, ठीक। दूसरा दे दिया सपोज सम गर्ल आर बैंड, लिख लो, छोड़ो कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक। ये जो दोनों स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं ये होंगे पॉजिटिव। भाई यहाँ सम भी है, ऑल भी है। सिलॉक सिर्फ 4 चीजों पे काम करेगा, ऑल पे, सम पे, नो पर और सम नॉट पर, ठीक। इन 4 चीजों पे आपका सिलॉक्स काम करेगा। ये ऑल और सम जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को दर्शाएंगे और नो और सम नॉट जो है वो नेगेटिव को दर्शाएंगे। 4 ही चीज हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमको और इसके अलग कुछ भी नहीं है। ऑल ही को कई बार लिख देंगे एवरी,
किसी को लिख देंगे ओनली, वेरी फ्यू, जब भी ओनली आएगा तब ऑल आएगा, वेरी फ्यू आएगा, सम आएगा, यही आपके वर्ड्स चेंज कर देंगे। है कुछ नहीं, 4 ही चीजों का खेल है, इन्हीं 4 चीजों पे पूरा का पूरा सिलॉक्स जो है वो बेस है। भाई ये हो गया हमारे पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक, अब देख लेते हैं अगला वाला जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट मैं बता चुकी हूं, जैसे कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहां हो गया सम नॉट, यहां हो गया नो। इसमें कैसे आपको बोल सकता है, इसमें बोल सकता है स्टेटमेंट 1 दे दिया कि ऑल ए आर नॉट बी। ठीक, दूसरे वाला दे दिया सम बी आर नॉट सी। ठीक है, तो नेगेटिव वाले में जो भी स्टेटमेंट होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा। चलो, ये हो गई हमारी 2 बात की स्टेटमेंट हमारे पास में किस टाइप के आ सकते हैं। एक स्टेटमेंट आता है पॉजिटिव, एक आता है नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव आएगा उसमें आएगा ऑल यानी सारे के सारे, और सम। नेगेटिव उसमें नहीं आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो सारे, ऑल की जगह आ जाएगा नो, और सम की जगह आ जाएगा सम नॉट। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अभी हम लोग देख रहे हैं हमको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट है, धीरे धीरे समझेंगे ताकि आपके माइंड में खिचड़ी ना बन जाए चीजों की। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये तो आ गया हमारा क्वेश्चन। इससे पहले 1-2 चीजें मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, चलो, स्टेटमेंट समझ आ गया आपको, कंक्लूजन समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। अब आता है असली खेल वेन डायग्राम का। ठीक है, पहली चीज देखेंगे, देखो वेन डायग्राम कोई भी जब 0 से स्टार्ट करेंगे और 100% तक चलेंगे हम लोग सिलॉग्स के अंदर। 0 हो गया नो, 0 नो, 100% ऑल। भाई ये 2 चीजें, ये नो और ये ऑल, ये तो स्टेबल ही है ना, इनमें तो यू कांट चेंज एनीथिंग। बट आफ्टर 0 एंड बिफोर 100 यू कैन से कि यहां पर सम हो सकता है, सम यहां पर फॉल करेगा ये सम। तो समझने वाली बात है कि नो और ऑल जो है वो तो है हमारे पास में स्टेबल वर्ड्स, नो और ऑल। सम जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिलॉक्स बेस है 0 से लेके 100 वाले कॉन्सेप्ट पे कि भाई 0 को हम मानेंगे नो, 100 को मानेंगे ऑल, यानी कि ये जो है ये सारे के सारे हैं। ये भी स्टेबल है, यू कांट चेंज 100। किसी चीज को आप 100% बोलेंगे तो ये बोलेंगे ना सब कुछ, अब 100% से तो अलग कुछ नहीं रह गया ना। यही चीज यहाँ पर है कि 100% जो है ऑल है, और ऑल जो है इसको स्टेबल की तरह कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या, ये होगा ही स्टेबल। सेम 0 है तो नो होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसको भी स्टेबल कंसीडर करेंगे। 0 से 100 के बीच में जो आएगा उसको एज ए सम ट्रीट करेंगे। चलो, अब दूसरी चीज देखेंगे कि भाई वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। सबसे बड़ा खेल होता है वेन डायग्राम बनाने का। ठीक, चलो, पहला आपको देगा, देखो बिना मतलब के 25 लेक्चर देखने के बाद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना सिर्फ बता रही हूं उतने से फोकस करेंगे ना, कोई क्वेश्चन आपका, बी इट बैंकिंग, बी इट एनी एग्जाम, और बैंकिंग को मैंने पहले इसलिए बोला है कि बैंकिंग से ज्यादा सिलॉक्स टफ किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। सिलॉक्स अगर आपको घुमाएगा तो बैंक में ही घुमाएगा, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूं अगर आप पढ़ेंगे ना उस कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो बैंकिंग छोड़ो, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुक पाएगा। ठीक, चलो अगला अब देखते हैं कि हमको वेन डायग्राम कैसे बनाना है। सपोज हमको पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल, पॉजिटिव में पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी, तो इसका वेन डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगी भाई, ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, ये इसका जो है डायग्राम बनेगा। कुछ लोग कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि कोई लोग तो यार कुछ लोग ऐसे भी इसका डायग्राम बनाते हैं, ये ए और ये बी,
जितने भी ए हैं ये बी है, नहीं, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज। इस तरीके से ए बराबर बी और ये हो गया। नो, आपको कंफ्यूजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कंफ्यूज होना है। सिंपली आपको ज्यादा जब ये क्वेश्चन जब आएंगे ना, तभी कंडीशन जरूर फॉलो करवा सकते हैं। ये कंडीशन की तरह, कंक्लूजन की तरह जो हिडन रिलेशनशिप है उसको तो फॉलो कर सकते हैं, वो हम डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा वो डायग्राम सही नहीं होगा। ठीक, सिर्फ और सिर्फ जो डायग्राम होगा ऑल ए आर बी का, वो इसी तरीके से बनेगा कि जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं। अब इनके अंदर हमको जो है कंक्लूजन्स और ये सब निकालने होंगे, जो कि हिडन रिलेशनशिप होगा। अगर वेन डायग्राम मेरे से बोलेगा कि सारे ए का बी है, तो सारे के सारे ए का बी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बनेगा। एक एक ही वेन डायग्राम समझेंगे, बिना मतलब के कंफ्यूजन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंडीशंस है, पॉसिबिलिटीज हैं, आगे देखेंगे क्या चीज कैसे करनी है। एक तो हो गया ये, दूसरा देख लेते हैं यहीं पर ही। अब सपोज बोल दिया कि सम ए आर बी, ठीक, कुछ जो ए है, ये तो हो गया मेरे पास में ए, उसको बोला है कुछ ए जो है वो बी है, ये हो गया बी। भाई कुछ बोला है ना, सारे तो नहीं बोले, कुछ का मतलब है ये एक कॉमन पार्ट होगा जो कि ए और बी का बराबर होगा। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ ए इज बी। ठीक, ये जो पार्ट है ये बी का भी पार्ट है और ये ए का भी पार्ट है। अब कंक्लूजन में, ये तो स्टेटमेंट है, इसका डायग्राम मैंने ये बना दिया। अगर अब मेरे से कंक्लूजन में ये पूछता है कि भाई सम ए आर बी, तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या कुछ बी जो है वो ए हो सकते हैं, ये बताओ। तो कंक्लूजन से हमें हिडन रिलेशनशिप निकालना होगा कि जब मेरा वेन डायग्राम ऐसे बना है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो पार्ट जो है दोनों के अंदर कॉमन, क्या ये बी का पार्ट ए में भी हो सकता है? क्या सम पार्ट ऑफ बी जो है वो ए हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर हमको कंक्लूजन में दिया हुआ होगा। भाई एक बात बताओ, कंक्लूजन में सपोज मुझे दिया कि क्या सम पार्ट ऑफ बी जो है वो ए है। भाई एक बात बताओ, ये जो पार्ट है ये ए में भी कॉमन, बी में भी कॉमन, ये तो बता दिया कि ये जो पार्ट है वो ए का वो बी में है, तो ये भी तो मैं जानूंगी जब ये कॉमन ही है ए में भी बी में भी, तो बी का भी तो पार्ट होगा ना ए। अगर कंक्लूजन में पूछा जाता है इस तरीके से तो वो हमारा बिल्कुल सही होगा। वेन डायग्राम की बात करूंगी तो वेन डायग्राम बनेगा इसी तरीके से कि सम ए आर बी। फालतू कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जब कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर सम ए आर बी दिया है तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, पर जब कंडीशन और कंक्लूजन में दिया हुआ होगा कि ये बताओ भाई कि कुछ बी जो है क्या वो ए है, बिल्कुल है। वेन डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज। आप ऐसे इसको बना लो भाई, या फिर इसको ऐसे बना लो, बात तो एक ही है। इस वाले डायग्राम में भी कुछ पार्ट बी का ए में होगा, ए का कुछ पार्ट बी में होगा, सेम यही चीज अप्लाई होगी इस पर भी। तो डायग्राम आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई नहीं फर्क पड़ता। सिर्फ आपको जो स्टेटमेंट दिया होगा डायग्राम बनाइएगा, उसके बेस पर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। कंडीशंस और कंक्लूजन जब आएंगे वो हम कैसे कैसे सेटिस्फाई करेंगे वो हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे। फिलहाल देख रहे हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं इनके वेन डायग्राम। ये तो हो गई दो चीज कि भाई ऑल ए आर बी है वो कैसे बनेगा और सम ए आर बी है वो कैसे बनेगा। अब हम देखेंगे नेगेटिव। ठीक, चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग एक वेन डायग्राम की, सम नॉट। पहला, भाई अगर मेरे से बोला जाए कि सम ए आर नॉट बी, दूसरा मेरे से बोला जाए कि नो ए आर बी। अब मुझे डायग्राम बनाना है इसका। पॉजिटिव हम देख चुके हैं, नेगेटिव का डायग्राम बनाना है। नो ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा।
अब बहुत लोग कहते हैं कि अगर मुझे ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ये डायग्राम मेरे पास में गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए और बी। तो जब भी ये बात बोली जाए ये हमेशा गलत होगी। क्यों? ए और बी के बीच में रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए हम इसको हमेशा शो करेंगे इस तरीके से। बहुत लोग बना देते हैं वेन डायग्राम को ए और बी एंड दैट्स इट। ये हमको बता देगा कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, ये गलत होगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये बिल्कुल गलत होगा। हमारे पास में जब भी डायग्राम बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा कि नो ए आर बी। ठीक, ये तो हो गया कि कोई भी जो ए है वो बी नहीं है। अगर पूछा जाएगा कंक्लूजन में कि क्या जो कोई भी बी है वो ए नहीं होगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ये हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे से पूछा जाए कि सम ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये हो गया ए, इसका एक पार्ट है कोई भी, ये पार्ट जो है ये बी नहीं है, सिर्फ मुझे ये कहा गया है। इसका वेन डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक, नो ए आर बी आया तो वेन डायग्राम बना इस तरीके से। इसने बोला है कि एक छोटा सा पार्ट ऑफ ए का कोई भी पार्ट जो है वो सिर्फ बी नहीं है, ना कि पूरा ए के इसके साथ में कोई भी संबंध है। ये तो हुई वेन डायग्राम की बात। अब अगर कंक्लूजन में मुझसे पूछा जाए कि क्या ये बताइए मुझे कि कुछ जो बी है उसका ए होने की कोई पॉसिबिलिटी है। ठीक, अगर मुझसे ये बोले जाए भाई एक बात बताओ, बोला स्टेटमेंट में मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि कुछ पार्ट ऑफ ए जो है वो बी नहीं है। ठीक, अब बी और ए के बीच में कुछ जो पार्ट रिमेनिंग बचा है, ये वाला जो पार्ट आपके पास में रिमेनिंग बचा है, भाई इसकी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना बी होने की, हो भी सकती है और नहीं भी। अगर देगा पॉसिबिलिटी तो यस करेंगे कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी देगा तो यस करेंगे, अगर हो सकती है। अगर बोलेगा कि क्या कुछ पार्ट ऑफ बी का ए है तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम श्योरली बिल्कुल भी नहीं बता सकते। मैं इतना श्योरली जरूर बता सकती हूँ कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है, इतना मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती श्योरली कि बी का कुछ पार्ट ए होगा ही होगा। अगर दिया जाए कंक्लूजन के अंदर पॉसिबिलिटी तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब ये हुए 4 वेन डायग्राम हमारे पास में। इन्हीं के बेसिस पे हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चारों आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कैसे बनेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कि किस बेसिस पे हम वो क्वेश्चन जो है उसका वेन डायग्राम बनेगा और उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में सारा का सारा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है भाई, स्टेटमेंट दे दिया है आपको, कंक्लूजन आपको दे दिया है। ठीक, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, ये आपको दे दिए हैं स्टेटमेंट। इनके बेसिस पे आपको ये दिए हैं 5 के 5 कंक्लूजन। ठीक, वेन डायग्राम देखते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है और किस तरीके से इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये एक बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसके बाद में जो उससे भी अगला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपका क्लियर करूंगी ईदर और का कॉन्सेप्ट। आज हमने सिर्फ ऑल, सम, ऑल और नो और सम नॉट देखा है। अभी हमारे पास एक कंडीशन और बचती है जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है और ईदर और की कंडीशन फॉलो होती है। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे बनता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के बनते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम हम देख चुके हैं, इसका स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम बनाना। इसने बोला है कि सम ए आर बी। ठीक है भाई, बना देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी।
कह रहा है कि सम ए आर बी है। ठीक, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब बोल रहा है कि सम बी आर सी, भाई कुछ जो बी है ना वो सी भी है, ये भी है हमारे पास में। ठीक है, वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे बनेगा। नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिए, और नहीं भी देखना है तो सिर्फ और सिर्फ यही देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। बोला है कि कुछ जो पार्ट है ए बी का वो कॉमन है, हमने बना दिया, वेन डायग्राम को बना दिया हमने कि ये दोनों का जो पार्ट है ये कॉमन है। अगले में भी बोला इसने कि जो बी है ना कुछ और सी, इनका कुछ पार्ट कॉमन है। ठीक है, हमने ये भी बना दिया। अब यहाँ बोल रहा है कि सारे के सारे जो सी है ना वो डी है। ठीक, ये हो गया, जितने भी सारे सी हैं वो डी है। ये तो हुआ हमारे पास में वेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। इन 3 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब मुझे दिए है इसने कंक्लूजन। अब मैं देखती हूँ कि क्या ये जो हिडन इनके बीच में रिलेशनशिप है ये फॉलो करवाता है कि नहीं कराता है। पहला वाला बोल रहा है कि मुझे ये बताओ भाई कि क्या सम जो है वो सी है। भाई क्या कुछ ए जो है वो सी है? एक बात बताओ, इस वेन डायग्राम को देखने के बाद क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी बाय डायग्राम और ईदर बाय नॉट डायग्राम? क्या आपको ए और बी के बीच में कोई भी कनेक्शन नजर आ रहा है? तो क्या मुझे देखने से तो नहीं नजर आ रहा है, देखने से भी और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी देयर इज नो रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए और सी। ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, बहुत ध्यान से। कुछ ए आर सी, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टली ए और सी, तो कुछ जो ए है वो सी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। स्टेटमेंट 1 जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा। अब इसी स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी भी पढ़ लेते हैं, पॉसिबिलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर ये मेरे से बोलता कि ये बताओ भाई सम ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकते हैं, अगर इसके आगे ये वर्ड और लगा होता तो ये बिल्कुल सही होता कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब भी श्योरिटी की बात आएगी इस तरीके से, अगर रिलेशन नहीं है श्योरिटी बोलेगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई क्या पता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई आजकल अगर मैं बोलने जाऊं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गुलाब जामुन जो हैं वो पीले हैं, भाई एक बात बताओ, देखा जाए तो गुलाब जामुन पीले नहीं होते, लेकिन अगर उसमें वो कलर ऐड कर दे या कुछ ऐड कर दे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई हो भी सकता है। आजकल इतनी चीजें चल रही हैं, क्या पता हो गया हो येलो गुलाब जामुन भी। सेम यही चीज यहाँ पर भी है कि डायरेक्ट रिलेशन तो कोई नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछता है तो ये हमेशा करेक्ट होगी। ध्यान से समझेंगे। तो पहला वाला जो है वो तो हो गया हमारे पास में बिल्कुल गलत, काट देते हैं। दूसरा वाला पूछा है कि सम बी आर नॉट डी, क्या कुछ जो बी है वो डी नहीं है? दूसरे वाले में ये पूछा है। अब एक रिलेशन तो बैठ रहा है बी और सी डी के बीच में। भाई ये वाला पार्ट तो कॉमन है ना बी और डी का, क्योंकि कुछ पार्ट सी का था और जितने भी सी हैं वो डी है, जितने भी सी हैं वो डी है, तो ये जो पार्ट है ये बी और डी का भी बराबर होगा। कंक्लूजन में मेरे से पूछा है नेगेटिव। जब भी आपके पास में स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव हो और कंक्लूजन में आपसे नेगेटिव पूछा हो, हमेशा गलत होगा। अगर अगेन नेगेटिव होने की यहां पर पॉसिबिलिटी पूछता तो मैं कर सकती थी इसको सही कि हाँ भाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछता तो कर देती, लेकिन इसने मुझसे डायरेक्टली पूछा है कि क्या कुछ बी जो है वो डी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, कंक्लूजन में नेगेटिव पूछा है, बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। नेगेटिव नहीं, कुछ पार्ट अगर बी का डी होता ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है। अगर पूछता कि ये बताओ कि कुछ पार्ट जो बी का है वो डी है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा 1 वो भी नहीं होगा, स्टेटमेंट जो 2 है वो भी नहीं होगा। अब पूछा है नो ए आर डी, नो ए आर डी। अगेन पहली बात तो कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में डायरेक्ट, ना तो ए और डी के बीच में कोई रिलेशन है डायरेक्ट, और ना ही दूसरी चीज कि यहाँ पर नेगेटिव है, स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 3 भी जो होगा बिल्कुल गलत होगा। ए और डी के बीच में पॉसिबिलिटी हो सकती थी, नेगेटिव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकती थी ए और डी के बीच में,
बट अगर मेरे से पूछेगा एकदम श्योरली कि क्या जो ए है वो डी नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी हो सकती थी। अब पूछ रहा है क्या सम डी आर ए। अब एक बात बताइए, तो क्या डी और ए के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? डी और ए के बीच में सेम इसी तरीके से है कि नो ए आर डी, सम ए डी आर ए, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तब अच्छा, पहले में हमने पहले वाले पे ध्यान देंगे। अगर पहले वाले में मेरे से पूछा है कि सम ए आर सी, भाई सी का जो सारा का सारा पार्ट है वो डी है। जब मैंने नेगेटिव किया इस वाले कंक्लूजन से कि कुछ जो पार्ट ए का है वो सी है कि नहीं है, वो नहीं है, तो फिर मैं डी को तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकती। ए का कोई भी पार्ट डी नहीं हो सकता। पहली बात तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दूसरी बात ये हो गई, भाई जब ए का भी कोई रिलेशन सी से नहीं है तो डी से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सी के अंदर डी आ रहा है। ठीक, तो ए और सी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं और ए और डी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं। अगेन पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो भी गलत होगा। ऑप्शन 5 क्या बोल रहा है कि ऑल सी आर ए। ये बताइए क्या सारे के सारे जो सी हैं वो ए है? क्या आप ये बोल सकते हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करेंगे। ये वाले का इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, विद लॉजिक बताएंगे कि क्यों नहीं हो सकता मैम, ये सारे के सारे जो सी है ये ए क्यों नहीं हो सकता। तब आप लोग इसका कमेंट करेंगे। हम अगले जो है अगले स्टेटमेंट और कंक्लूजन देखते हैं कि क्या है। इसके ही रिमेनिंग कंक्लूजन्स हैं ये। अब आ गई है बारी पॉसिबिलिटी की। अब देखेंगे हम लोग पॉसिबिलिटी वाले। ठीक, वेन डायग्राम बना लेते हैं भाई। सम ए आर बी, सम बी आर सी और ऑल सी आर डी। कंक्लूजन में पूछा है, ये बताइए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ ए के डी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है। पॉसिबिलिटी मेरे से पूछा है, बिल्कुल हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है पॉसिबिलिटी। जबकि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए और डी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ जो ए का पार्ट है वो डी का पार्ट हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ना की पॉसिबिलिटी पूछता वो भी हो सकता है, ना की पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी। तो जो ऑप्शन 6 है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बोल रहा है कि नो बी डी, नो बी इज डी, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? इसकी पॉसिबिलिटी है, किसी भी बी के डी होने की पॉसिबिलिटी है। एक बात बताओ भाई, ये जो कॉमन पार्ट है बी सी का, क्या ये पार्ट डी के साथ में नहीं है इसका? है ना। जब मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू देख रही हूं कि भाई ये तो बी का कुछ पार्ट डी है, तो बिल्कुल मैं वो कैसे नहीं कैसे बोल सकता है वो, जब स्टेटमेंट से बी और डी का ये कॉमन पार्ट है, रिलेशनशिप डायरेक्ट दोनों के बीच में है, तो नो का तो सवाल ही नहीं उठता। नो बी डी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल गलत होगा ये बिल्कुल गलत होगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बी और डी। ये कॉमन पार्ट जो है ये दोनों के बीच में है ना, बी और डी के बीच में, इसीलिए इनके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तीसरा 8वां देख लेते हैं। ऑल सी के ए होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? भाई बिल्कुल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी है। सारे के सारे ए की सी होने की बिल्कुल हो सकती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। अगर पूछता कि ये बताओ भाई क्या सारे के सारे सी जो है वो ए है, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता, रिलेशनशिप है ही नहीं। यहाँ तक कि सम सी आर ए है तब भी नहीं हो सकता, सम ए आर सी है तब भी नहीं हो सकता, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ तक कि ये पूछता अगर कि ये बताओ कि कुछ जो सी है क्या वो ए हो सकते हैं, सम सी भी ए हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर डायरेक्टली और कंफर्मेशन के साथ में पूछेगा तो कि ये बताइए सम सी आर ए, नो नॉट एट ऑल। पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारे के सारे सी के ए होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और कुछ सी के ए होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये वाला जो होगा हमारा कंक्लूजन 8वां, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं 9th। नो डी इज ए, ये वाला है ये। नो डी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, किसी भी डी का ए होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है भाई। ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब हमने ये पढ़ा ना कि सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, ये पढ़ा
तभी हमको समझ आना चाहिए कि नेगेटिव भी इसके बीच में हमेशा करेक्ट होगा। भाई रिलेशन तो कोई है नहीं ए और डी के बीच में, तो नेगेटिव भी हमारा फॉलो करेगा और पॉजिटिव भी। जब भी पॉसिबिलिटी की बात आएगी, अगर ये बोलता मेरे से कि नो ए आर डी, ये बोल देता गलत, हमको पता ही नहीं है भाई नो ए आर डी हो भी सकता है और कुछ पार्ट ए का डी हो भी सकता है, बट ये हम बिल्कुल गलत करते हैं। बट अगर हमारे से यहाँ पॉसिबिलिटी पूछी है तो जो ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल करेक्ट होगी। नो ए किसी भी डी का ए होने की ना होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। ठीक, आज हमने जो पढ़ा है वो पॉसिबिलिटी भी पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन भी देख चुके हैं। इससे पहले दिखाती हूँ आपको, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से वेन डायग्राम बनाना भी देख चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगले लेक्चर में जो है हम लोग करेंगे सिलॉक्स के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेवल ठीक ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। उसके बाद में ईदर और का कॉन्सेप्ट अभी आपका बचता है, उसको क्लियर करेंगे एंड देन हम ईदर और के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये चीजें हमारी बचती हैं, ये चीजें हो गई हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी भी चैप्टर, किसी भी लाइन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं डायरेक्टली। बहुत डीपली मैंने पढ़ाया है और कुछ नहीं समझ में आया, परेशान होने की कोई बात नहीं है। चैप्टर ये टफ है, टाइम आपको लगेगा समझने के लिए, तो डोंट वरी, बट आप ध्यान से देखें, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करें, आराम से सारा काम हो जाएगा। तो आज की तो क्लास रखते हैं इतनी ही। हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में हम सिलॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।